तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। क्या है पॉलिटिकल साइंस? मतलब कार्यपालिका के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो उससे पहले हमें कीवर्ड देखना होता है, उसके बाद हमें पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना होता है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। जब आपको ओवरव्यू मिल सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपसे एक ही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो देखिए, है ना, यूट्यूब पे केवल मेरा नहीं किसी का भी वीडियो देखिए। तो वीडियो देखने से पहले या तो बुक पढ़ें या वीडियो देखने के बाद आप बुक को अवश्य पढ़ें, तभी आपको इतनी सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शासन, कभी भी हम शासन का नाम लेते हैं ना तो सरकार का नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? सरकार का नाम लेते हैं। अब सरकार चलती कैसे है? तो सरकार को चलाने के लिए, जैसे एक मान लीजिए ऑटो चलाना है ना, ऑटो, तो उसमें 3 पहिया होने चाहिए, यहाँ और एक यहाँ, है ना, तभी आपका ऑटो चल पाएगा। अगर साइकिल चलानी है या मोटरसाइकिल चलानी है तो 2 पहिया मिनिमम होनी चाहिए। वैसे अगर सरकार चलानी है ना तो मिनिमम 3 पहिया चाहिए। कितने पहिया? 3 पहिया। और उसी को हम बोलते हैं शासन के अंग बोलो या सरकार के अंग बोलो, ये काम कर जाएंगे। तो पहले देखते हैं कार्यपालिका। पहले नंबर पे क्या आता है? कार्यपालिका। फिर आता है विधायिका और न्यायपालिका। कैसे भी रख सकते हो, तो हम रखते हैं पहले विधायिका को। क्या रखते हैं? विधायिका को। जो विधायिका होती है ये क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। जो विधायिका होती है कहीं पर भी क्या करती है? कानूनों को जो निर्माण करती है, क्या करती है? कानून का निर्माण करती है, उसे हम विधायिका बोलते हैं। वैसे ही जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है? कानूनों को लागू करती है, कानूनों को लागू करती है। और जो न्यायपालिका होती है उस कानून को देखती है, जो कार्यपालिका ने जिस कानून को लागू किया है वो क्या कानून जो है वो सही है या गलत है। और इसका निर्धारण कैसे होगा, वो कानून सही है या फिर गलत है, इसका निर्धारण संविधान द्वारा होता है। न्यायपालिका चेक करती है जो कानून बना है वो देश के संविधान के हिसाब से है या नहीं है, जो बहुत सारे कानून है उसके हिसाब से है या नहीं है, तभी इसको क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? कानूनों की व्याख्या करता है और देख रेख करता है कि जो कानून कार्यपालिका ने लागू किया है वो क्या संविधान के हिसाब से है या नहीं है। तो कार्यपालिका कानूनों को लागू करता है, विधायिका उसको बनाता है और न्यायपालिका क्या करता है? उसको देख रेख करता है। इसको हम बोलते हैं शासन के अंग। या ये क्या होते हैं? तीनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ये सभी सरकार चलेगा जब तीनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑटो था, इसमें अगर पहिया पहला चक्का नहीं चलेगा तो क्या 2 चक्के चल पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं चलेंगे। ठीक है, वैसे ही सरकार चलाना है तो तीनों का चलना बहुत जरूरी होता है। फिर आता है इसमें संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ना 2 प्रकार के संसद है। इसमें संसद नहीं कहेंगे, कार्यपालिका है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तीसरा भी कह सकते हो आप, हालांकि हमें 2 पढ़ना है इसमें राजतंत्र वाला ही पढ़ सकते हो आप। राजतंत्र, तंत्रात्मक कार्यपालिका भी होता है लेकिन वो इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है इसमें? संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पढ़ना है। इसी को हम बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। कहीं पूछे ना सरकार क्या है तो बोल देना कार्यपालिका है। सरकार क्या है? कार्यपालिका है। हालांकि सरकार का डेफिनेशन होता है व्यक्तियों का समूह जो लोगों पर शासन करे, उसे हम क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। और सरकार जो होती है किसके माध्यम से शासन करती है? आपके ऊपर कानून बनाकर। ठीक है, कानून बनाकर उसे लागू करके शासन करती है। जो कानून लागू करता है वो क्या होता है? हमारा सरकार होता है। जैसे अभी बोलते हैं ना मोदी सरकार है। मोदी सरकार का मतलब ये है कि कार्यपालिका का जो पावर है, जो कार्यपालिका कानून लागू करवा रहा है वो कौन बंदा है? मोदी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सरकार किसकी है? मोदी की है। समझ में आ गया? तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड होता है। ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड होता है। किसमें? आपके संसदीय शासन व्यवस्था में। एक चलेगा तो तभी दूसरा चलेगा, वरना नहीं चलेगा। यानी क्या कहोगे? एक दूसरे पे म्यूचुअली ये निर्भर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 बंदे होते हैं। यहाँ पे कितने बंदे होते हैं? 2 बंदे होते हैं। एक होता है सरकार का प्रमुख। किसका प्रमुख? सरकार का प्रमुख। और दूसरा होता है देश का प्रमुख, या फिर हम राष्ट्र प्रमुख कहते हैं। प्रमुख मतलब हेड, प्रमुख मीन्स हेड। जो सरकार का प्रमुख होता है उसको हम पीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएम बोले तो प्रधानमंत्री कहते हैं। और जो देश का या फिर राष्ट्र का प्रमुख होता है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? वो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी सरकार का प्रधान है और राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रधान है। समझ में आ गया? ये कहाँ पर होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में होता है, जिसमें सरकार का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव जनता करती है। उसका चुनाव जनता करती है। और जो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव जनता नहीं करती, सीधे जनता नहीं करती। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। से किसका चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो पूछिए संसदीय व्यवस्था में जो देश का प्रमुख होता है उसका चुनाव जनता करती है? तो नहीं करती। हालांकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। ये समझ में आ गए?
इसके बाद इस चीज से समझ, जो असली पावर होता है ना वो पीएम के पास होता है, ये केवल नाम मात्र का होता है, केवल नाम मात्र का होता है। फिर आता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या कार्यपालिका इसको कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका और विधायिका होती है ना बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ना तो कार्यपालिका अलग हो जाती है और विधायिका अलग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। इसमें देश का भी प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का भी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। किसमें? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है, श्रीलंका के अंदर है। कहाँ पर है? इसको अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें जो देश के प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख किसके द्वारा चुना जाता है? तो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। पेपर में आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। बिल्कुल सही होता है भाई, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसका जो कार्यपालिका है उसका जो चुनाव होता है वो जनता के अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, यानी इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। अगला आता है वीटो शक्ति। क्या आता है? वीटो शक्ति। वीटो का मतलब है ना, क्या होता है? मना करने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं? वीटो शक्ति बोलते हैं। इसमें हम राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ेंगे वीटो शक्ति क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं आप एक थोड़ा होमवर्क है, P5 कंट्री पढ़ के आना। P5 देश, इसमें 5 देश हैं अस्थायी सुरक्षा परिषद के अंदर, ये P5 कंट्रीज कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आना, उसमें आपको वीटो थोड़ा और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। वीटो का मतलब होता है किसी भी चीज को मना ही करना। जैसे मान लीजिए आप 5 लोग हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एक मान लीजिए 1 2 3 4 5 लोग हैं। इसने कहा भाई कि मैं समोसे खाऊंगा, इसने कहा चाय पीऊंगा, इसने कहा मैं चाय पीऊंगा, इसने कहा समोसे खाऊंगा, इसने कहा चाय पीऊंगा। तो किसकी बात मानी जाएगी? आपकी चाय वाली, क्योंकि जीता कौन? यहाँ पर चाय वाले बंदे जीत गए, लेकिन समोसे वाले बंदे क्या है? हार गए। तो इनको बोला जाता है वीटो पावर, यानी मना करने की शक्ति। क्या बोलते हैं? मना करने की शक्ति, ना कहने की शक्ति को क्या बोलते हैं? वीटो बोलते हैं। किसी चीज पे वीटो लगा देना, इसको हिंदी में बोलते हैं निषेधाधिकार बोलते हैं, यानी मना करने की शक्ति को क्या बोलते हैं? वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति के पास होता है विशेषाधिकार वीटो पावर। ठीक है, वीटो, फिर पॉकेट वीटो है ना, विलंबनकारी वीटो है ना, ये सब क्या है? वीटो के प्रकार है, हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। फिर आता है विधेयक और बहुमत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये आपके काम आएगा। ये पेपर में भी काम आएगा और पेपर के बाहर भी काम आएगा। जो हमारी संसद चलती है ना उसमें रोज, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, रोज आपको पढ़ने को मिलेगा विधेयक और क्या मिलेगा आपको पढ़ने को? विधेयक और अधिनियम। ये आपको रोज मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ऐसा किसी दिन भी पेपर नहीं है जिसमें आपको विधेयक और अधिनियम के बारे में ना मिले। विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। इसको बोलते हैं एक्ट। अब समझिए क्या होता है। हमने बताया कार्यपालिका जो होती है कानूनों को लागू करती है, और भारत में कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सामान्य रूप से कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है? तो मंत्री परिषद के सलाह पर काम करता है। इतना चीजें समझ लेते हैं। अब समझाता हूँ विधेयक और एक्ट क्या होता है। सपोज करिए हमारा सुंदर से राष्ट्रपति है, स्मार्ट सा है ना, ये क्या है? हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। और ने भारत के अंदर एक कानून बनाना है कि जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, इनकी चैनल बंद किया जाए। इनकी चैनल को क्या किया जाए? चैनल को बंद किया जाए। जितने भी यूट्यूबर हैं इनकी चैनल बंद करो, ये देश में ना आतंकवादी फैला रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं एक एक्ट बना, किसने बनाया? कानून कौन बना सकता है? तो बनाता कौन है? विधायिका। विधायिका ने एक कानून बनाया कि भाई साहब देखो, जितने भी भारत में चैनल है यूट्यूब का उनको बंद कर देना चाहिए। इसे समाज में गलत संदेश फैल रहा है, यूट्यूबर गलत गलत पढ़ा रहे हैं, सरकार के बारे में बहका रहे हैं। इन्होंने एक कानून बनाया। क्या बनाया? कानून। अब एक कानून किसके पास जाएगा? कार्यपालिका के पास जाएगा लागू करने के लिए। और कार्यपालिका हेड कौन है? प्रमुख कौन है? वो है हमारा राष्ट्रपति। एक विधेयक कहाँ गया? ये क्या था? कानून जब बना ना, ये केवल विधेयक होता है। ये क्या होता है? विधेयक होता है। कानून बन गया, वो विधेयक हो गया। अब विधेयक गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने कहा अच्छा भाई ऐसी बात है क्या? अगर राष्ट्रपति ने भारत के अंदर, हम भारत के अंदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, भारत के अंदर अगर राष्ट्रपति उसको साइन कर देता है, उसको अपना ऑटोग्राफ दे देता है, तो क्या बन जाता है? यही विधेयक हो जाता है अधिनियम। क्या हो जाता है? आपका अधिनियम बन जाता है। क्या बनता है? अधिनियम। अगर राष्ट्रपति अपना साइन नहीं करता तो विधेयक ही रहेगा। क्या रहेगा? विधेयक रहेगा। तो समझ में आया विधेयक और बिल में क्या अंतर है? ठीक है, तो बिल क्या होता है? केवल प्रस्तावित कानून होते हैं, केवल भाई साहब ये कानून बनाने हैं। और जो अधिनियम होता है जिस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाए, उस पर कानून लागू हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बिल वर्सेस एक्ट में क्या फर्क है? ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, इसको ध्यान रखिएगा। एक्ट और बिल में क्या अंतर है? जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो क्या बन जाता है?
वो आपका एक्ट बन जाता है। जब साइन नहीं करे तो विधेयक रहता है, ठीक है। वैसे ही राज्यों के संदर्भ में, राज्य मतलब यूपी बिहार के संदर्भ में राज्यपाल जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल। अगर वो साइन कर देता है तो वहाँ के कानून बन जाएंगे, अगर साइन नहीं करता है तो क्या रहेंगे, वो आपके विधेयक रहेंगे। ये समझा गई। फिर आता है बहुमत। बहुमत का मतलब होता है मेजोरिटी। क्या होता है, मेजोरिटी। लेकिन आपको सरकार बनानी है ना किसी भी जगह में, राज्य में, देश में, कहीं भी दुनिया के अंदर, आपको बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। अब आतंकवादी हो जाओगे तो फिर बहुमत की जरूरत ही नहीं। जैसे अफगानिस्तान में आपने देखा, वहाँ बहुमत की जरूरत ही नहीं, बंदूक निकालो सरकार बन गई, ठीक है। लेकिन वहाँ नहीं, जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे लोगों को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वहाँ पे अगर सरकार बनानी है आपको, आपकी बहुमत होनी चाहिए। अब बहुमत का मतलब क्या होता है, एक मान लेते हैं दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल, दिल्ली में। दिल्ली की जो विधानसभा है ना, यहाँ पे 70 सीट है। ये अपने अपने राज्य के कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी सीटें हैं, 70 सीटें। अगर केजरीवाल को आपको सरकार बनानी है, या फिर मान लो बीजेपी की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, या मुझे अपनी खुद की सरकार बनानी है, तो मुझे बहुमत के लिए 50% +1 सीट चाहिए। कितनी चाहिए, 50% +1 मुझे सीट कम से कम चाहिए, तभी मेरी सरकार बन सकती है। 50% +1। अब देखिए 70 का 50% करोगे कितना होगा, 35 +1 एक 36 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए आपको, 36 सीटें कम से कम चाहिए। इसीलिए आप बिहार में देखोगे 243 सीट्स है, तो आपको इसका आधा कर लो, 122 सीटें कम से कम आपको चाहिए। 50% +1 होनी चाहिए, तभी आपकी सरकार बन पाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुमत बोलते हैं। ये समझ में आ गए। फिर आता है गठबंधन। अगला वर्ड क्या है, गठबंधन। गठबंधन का मतलब होता है जब एक से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करें, उसे हम गठबंधन कहते हैं। जब एक से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करें, उसे हम गठबंधन कहते हैं। देखिए मैं सबको ना बारे यहाँ पे आगे लिख लिख के नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। मैं बोलूं और उसको आप सुने, तभी आप काम हो सकता है। लिख के पढ़ाने में क्या है, बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वो मजा नहीं आता। हालांकि मैं तो क्लास में ये भी नहीं लिखता, केवल कीवर्ड लिख के पूरे चैप्टर को समझा देता हूँ। वो काम होता है आपका खुद का पढ़ना। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। फिर आता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र का। क्या होता है, नाम मात्र का, ठीक है। क्या होता है, नाम मात्र का। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप मैच देखते हैं, बॉयज देखते होंगे, ठीक है। मैच देखते हैं, अगर मान लीजिए एक ओवर में 6 गेंद होते हैं, 40 रन बनाना है, क्या बन पाएगा, अगर छक्के छक्के मारेगा तब भी नहीं बनेगा। क्या हो गया, औपचारिकता है, केवल नाम मात्र का। ठीक है यार, रखा है हमने टीम में इसको यार, बस। उसको हम क्या बोलते हैं, नाम मात्र का बोलते हैं। इसका कोई काम वाम नहीं होता। इसको औपचारिक का मतलब यही होता है, फॉर्मेलिटीज होता है, ठीक है। जैसे आप सुबह जाते हो ना, नमस्ते किसी को बोल दे, क्या फॉर्मेलिटीज है, उससे होता कुछ नहीं है, केवल हम अपनी औपचारिकता को निभा देते हैं, ठीक है। जैसे मरने के बाद क्या होता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता क्या होता है मरने के बाद, लेकिन उसके नाम पे पानी गिराना, ठीक है, उसकी पूजा करना, या उसके मौन व्रत रखना है। क्लास में कई बार क्या होता है, स्कूल में बच्चे मर जाते हैं ना, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार स्कूल के जो बच्चे होते हैं बीमार उमार होकर मर जाते हैं, तो हम औपचारिकता निभाते हैं ना, मौन व्रत ऐसे रख लेते हैं 2 मिनट का। वो क्या है, औपचारिकता, नाम मात्र का। पता नहीं उससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर आता है मंत्रिपरिषद। क्या आता है, मंत्रिपरिषद। ये बड़ा मस्त टॉपिक है, इसको समझाता हूँ कैसे। मैंने बताया आपको बहुमत जो था, बहुमत आपको 50% +1 चाहिए ही चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है, कई बार हम लालच दे देते हैं दूसरे बंदों को। क्या देते हैं, लालच। सरकार बन गई, हमारी सरकार बन गई। क्या हुई, सरकार हमारी बन गई। हम मान लेते हैं हमारे पास 100 सीट है, 100 सीट्स है, ठीक है। अब बहुमत के लिए कितने चाहिए, 50% करोगे तो इसका कितना होता है, हम 120 ले लें, चलो 120 ले लेते हैं, 120 सीट रख लेते हैं। तुम्हारी मर्जी, कितना भी रख लो, 5 रख लो, 4 रख लो, 100 रख लो, 1000 रख लो, तुम्हारी मर्जी। या जो आपकी विधानसभा में सीट है या देश में जो सीट है, हालांकि 543 से मुझे समझाना चाहिए, लेकिन 543 नहीं ले रहा हूँ तो ये समझ में नहीं आएगा। 120 सीटें है, इसका 50% कितना होता है, 60 होता है, +1 कर दो, 61 सीटें आपको कम से कम सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब 61 बंदे क्या बनेंगे, ये 61 बंदे क्या मंत्री बना सकते हो, नहीं बना सकते, मंत्री नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए एक सरकार थी, मतलब 2 पार्टियां चुनाव लड़ी, 2 पार्टी ने चुनाव लड़ा, मान लेते हैं ए पार्टी और बी पार्टी, ठीक है, इन्होंने चुनाव लड़ा। अब इसको ए पार्टी को 61 सीटें मिल गई है, इसने सरकार बना लिया। अब बी पार्टी भी तो चुनाव लड़ी थी ना सरकार बनाने के लिए, शासन के मजे लेने के लिए, तो इसने भी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बेचारे को कितनी सीटें मिली होगी, 59 सीटें मिली होगी। कितने सीटें, 59। इसको सिर्फ 2 बंदे चाहिए। क्या करना चाहिए, 2 बंदे चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब 2 बंदे इधर से कहेगा भाई तुम हमारे में आ जाओ, हम सरकार बना लेंगे। ये भी कहेगा ठीक है भाई सरकार बना लेते हैं, 2 बंदे तो जाने हैं, 2 बंदे को बहकाना आसान नहीं होता। 2 बंदे आएंगे तो इसकी सरकार बन जाएगी। सरकार ने देखा भाई ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, सरकार गिरा दोगे यार तुम किसी के भी, है ना। तो भारत सरकार ने 2003 में 91वां संविधान संशोधन कराया। इसके अंतर्गत ये कराया गया
कि जो आपका मंत्री परिषद होगा उसका आकार 15% से अधिक नहीं होगा, यानी उसका आकार 15% से अधिक नहीं होगा, यानी 120 का 15% निकाल लोगे तो आपका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? 120 का 15% निकालो, 120 का 15%, इसमें जो भी सरकार का हेड रहता है उसको मिलाकर, ठीक है, 0 से 0, ठीक है, ये 3 ये 2, 12 3 36, 2 से भाग करोगे 18, यानी 18 बंदे को आप मंत्री परिषद के अंदर रख सकते हो। और मंत्री परिषद क्या बनते हैं? आपके मंत्री लोग बनते हैं, कोई रेल मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई शिक्षा मंत्री बनता है, कोई विदेश मंत्री बनता है, कोई वित्त मंत्री बनता है, कोई फलाना मंत्री, कोई खेल मंत्री, फलाना ढिमकाना मंत्री बनते रहते। केवल आप 18 मंत्रियों को ही बना सकते हो और इसी को हम क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आप क्रिकेट का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्रिकेट होता है ना, उसमें सामान्यतः कितने प्लेयर होते हैं? 18 प्लेयर, सॉरी 15 प्लेयर को रखते हैं। एक क्रिकेट जब मैच होता है ना, उसमें 15 प्लेयर को रखते हैं। किसी का हाथ पांव टूट गया तो दूसरे को लगाते हैं ना, अपने 15 बंदों को रख लिया, लेकिन खिलाते कितने को? 11 को। ये आपका मंत्री परिषद है। ये क्या है? मंत्री परिषद है। उसमें भी कुछ मेन बंदे होते हैं ना, जो मेन बंदे होते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं, इसको कैबिनेट भी कहते हैं ना। कैबिनेट में बहुत कम सदस्य होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी भारतीय टीम कहाँ गई है? वर्ल्ड कप खेलने गई है। उसमें मंत्री परिषद का मतलब कितने लोग खेल रहे हैं? 11 लोग खेल रहे हैं, लेकिन टीम कितने की होती है? 15 की टीम होती है, 4 को एक्स्ट्रा में रखते हैं। तो जो मंत्री परिषद है वो 11 है। ठीक है, लेकिन कैबिनेट कौन है? कैबिनेट मतलब पावरफुल बंदा कौन है? एक तो कप्तान है, दूसरा उप कप्तान विराट कोहली है ना, ये सब क्या है? बड़े बड़े प्लेयर हैं, और सब तो ऐसे ही हैं, मतलब चलो ठीक है इनको लिए गए खेलने, है ना, वैसे ही कैबिनेट होता है। अब हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर? तो पहला है कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका वो है जो कानूनों को लागू करता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? तो ये बेसिकली 2 प्रकार की हमें इस बुक में पढ़ना है। एक है संसदीय, दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली पढ़ना है या कार्यपालिका पढ़ना है। जिसमें संसदीय में क्या होता है कि जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, क्या है? एक दूसरे पे आश्रित है, यानी निर्भर है। एक चलेगा तो दूसरा चलता रहेगा। और जो अध्यक्षीय होता है उसमें ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, यानी कार्यपालिका का काम अलग है, विधायिका का काम अलग है, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। जो संसदीय शासन व्यवस्था है या कार्यपालिका है, उसमें सरकार का प्रमुख पीएम होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वैसे ही अध्यक्षीय में शासन का प्रमुख भी, यानी सरकार का प्रमुख भी और देश का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। संसदीय में देश का जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है जनता द्वारा चुना जाता है। और इसमें जो अध्यक्षीय होता है, इसमें शासन का भी और देश का भी प्रमुख क्या होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मैंने इससे पहले पढ़ाया प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर आता है भारत की कार्यपालिका। तो भारत की जो कार्यपालिका है वो संसदीय कार्यपालिका है, यानी देश का शासन किससे चलता है? संसद के द्वारा चलता है। और संसद कहाँ पर है भारत में? तो दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अब भारत की जो संसद है ना, 3 चीजों को मिलाकर भारत की संसद बनती है। आर्टिकल 79 अगर पढ़ोगे तो उसमें संसद जो होती है वो 3 चीजों को मिलाकर बनती है। इसमें पहला होता है, कार्यपालिका क्यों लिख रहा हूं भाई, राष्ट्रपति। ठीक है, फिर आता है लोकसभा, फिर राज्यसभा। इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? हमारा संसद बन जाएगा। और इस संसद का जो हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हालांकि संसद का सदस्य नहीं होता, संसद मिलकर बनती है जरूर, ठीक है, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं होता। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, लेकिन आप थोड़े से कॉलेज वगैरह में जाओगे पढ़ने और क्लास 12 में फिर मिलेगा। फिर आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत की कार्यपालिका का हेड होता है। आर्टिकल 52 में हमारे लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल 52 में। देखिए जो आर्टिकल बोलता रहता हूँ ना, इसको लिखिए। जब आप एग्जाम में इसको लिखेंगे ना तो आपको एक अलग ही लेवल के नंबर मिलेंगे, क्योंकि टीचर को आर्टिकल चाहिए। आप एक एविडेंस तो दोगे, एविडेंस मतलब प्रूफ तो दो कि हाँ भाई मैंने ये जो बात कही ये कहाँ पर लिखी हुई है संविधान में। जब आप क्या होते हो, जब एविडेंस देते हो तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। कोई धर्म की बातें करता है तो क्या करता है? बीच बीच में श्लोक डाल देता है, या बीच बीच में कुरान की कुछ ऐसी बातें सुना देता है। भाई हाँ भाई कुछ बंदा कुछ तो सही बोल ही रहा होगा। जैसे कई बार लोग आते हैं, टीचर आते हैं, 2-4 इंग्लिश में लाइन बोल के चले जाते हैं, पक्का ये सोच रहा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बोला होगा, हम ताली भी पीट लेते हैं, बेशक वो ढेला भर भी बात ना बोला हो। इसीलिए आर्टिकल को आप याद रखें। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। अब मंत्री परिषद में केवल वही सदस्य होते हैं जो जिसका चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये केवल 15% हो सकते हैं। और मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो पुलिया का काम करता है ना, दोनों को जोड़ने का, कनेक्टर का, वो आपका प्रधानमंत्री करता है। धुरी है। ठीक है, क्या है? धुरी। जैसे सपोज करिए इधर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। और इधर मंत्री परिषद है, यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बोलते हैं ना,
सी ओ लिख दिया है ना। ये क्या है, नदी है, ये क्या है भाई, नदी है। अब यहाँ पे कौन है, प्रधानमंत्री, इसको भी और इसको भी जोड़ के कौन रखता है, आपका प्रधानमंत्री रखता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पुलिया बोलते हैं या फिर धुरी बोलते हैं, जो दोनों को मिलाने का काम करता है। फिर आता है राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है केवल 5 सालों के लिए होती है। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति जो जी हमारे जो हैं वो कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 5 साल बाद फिर उनको हटना पड़ेगा। और जो अस्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है वे लोग नौकरशाही जो सीधे एग्जाम देकर आते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम देकर आते हैं, राज्यों के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देकर आते हैं। जैसे बिहार में जाओगे तो बिहार के अंदर मान लेते हैं, जैसे अस्थायी कार्यपालिका ना हम सेंटर के लेवल पे लेते हैं, सेंटर मतलब केंद्र के स्तर पे, तो इसमें ना आप यूपीएससी का एग्जाम देकर सीधे जा सकते हैं और आपकी नौकरी 65 वर्ष तक रहेगी। ठीक है। अगर आपको राज्यों में जाना है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो उसमें होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC बोलते हैं। ठीक है। जैसे अब एस का मतलब है स्टेट, अब कौन सा स्टेट, तो बिहार ले दो, इसको बोलोगे BPSC। ठीक है। अगर यूपी में जाते हो तो UPPSC बोलोगे, हरियाणा में जाओगे HPSC बोलोगे, अलग अलग बोलते चले जाओगे। लेकिन ये अपने लाइफ में एक बार एग्जाम देते हैं और 65 साल तक मजे मारते हैं। लेकिन इन बेचारों के साथ बुरा हो जाता है, इनको हर 5 साल बाद क्या होता है, एग्जाम देना पड़ता है। किसके सामने, जनता के सामने जाना पड़ता है। तो यूपीएससी निकालना थोड़ा आसान होता है, लेकिन राजनीतिक में जाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने 3 बार एग्जाम दे दिया, 2014 में दिया, ठीक है, 2019 में और 2024 में शायद एग्जाम देंगे, तभी वो क्या होंगे, कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे। लेकिन जो बंदा 2014 में यूपीएससी का एग्जाम निकाला था वो 65 साल तक अपनी जिंदगी के मजे मारेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, पार्ट 1 था।